everyone, dear student. I'm Ankita Singh. Welcome you all here in my channel. And today I'm going to introduce you all with the fifth chapter of history. Student, I will tell you one thing more, that in our syllabus of 2020, we have the choice in the second part of history. Means the first part we have covered and we did the chapters. We did 2 chapters in the first part because we have choice to choose 2 chapters, and in this chapter we have a choice to choose. In the second portion we have the choice to choose 1 chapter only. Means in the second portion, second part of history, the second part of history will be start from chapter 4, 5 and 6. It include 3 chapters, 4, 5 and 6 of your NCERT. Okay, so these chapter I will also tell you the chapter name. Okay, so the fourth chapter is the making of a global world, the age of industrialization, and the fifth chapter is the age of industrialization, and sixth is work, life and leisure. तो ये जो 3 chapter हैं that include in the second section or the second part of history NCERT. You may find all the 3 chapter in your NCERT, but according to the syllabus we have a choice to choose 1 chapter out of these 3. Okay, तो ये 3 chapter में से 1 chapter हमें चुनना है. तो dear student, this video is about the 5th chapter of history. The 5th chapter is the age of industrialization. This is very important chapter and also the easy chapter of all the 3 chapters. So I am making the video for this 5th chapter so that you can also cover this chapter. And आपके पास चॉइस है जब 3 chapter में से कोई एक चैप्टर चुनने की, तो यू कैन चूज दिस वन. And rest, if you require, then I will make the video available for the next other chapter also, if you required, if you are interested in that chapter. Otherwise you may go with this chapter only. Okay, so this chapter is about the age of industrialization. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चैप्टर है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण. मतलब कि जब इंडस्ट्रीज़ इमर्ज होने लग गई, इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे डेवलप होने लग गई, इमर्ज होने लग गई हमारी कंट्री में, तो वो जो एज थी, वो जो एरा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा कहलाया. तो इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में कैसे इमर्ज हुआ और धीरे धीरे उसने पूरी कंट्री में कैसे वो छा गया. तो पहले, अगर हम पहले की बात करें तो पहले के समय पे ज़्यादातर जो काम किया जाता था वो किसके होता था, हैंडमेड गुड्स से बनाए जाते थे. इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, हैंडमेड गुड्स को ही प्रोड्यूस किया जाता था. लेकिन धीरे धीरे हैंडमेड गुड्स के बदले अब इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने लग गई और इंडस्ट्रीज़ में ही गुड्स को कन्वर्ट बनाया जाने लग गया. एक जो फ्रेज़ है जिसमें हैंडमेड गुड्स का प्रोडक्शन को डिक्लाइन कर दिया गया और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, टेक्नोलॉजीज़ को सेटअप किया गया, उनको इंक्रीज़ किया गया, वो जो पूरा फ्रेज़ कहलाया वो कहलाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. समझ में आया? जैसे कि पहले प्रोड्यूस होता था हैंडमेड गुड्स, हैंड से बने हुए सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था इंडिया में, और धीरे धीरे जब वो हैंडमेड गुड्स को बंद कर दिया गया, उसको डिक्लाइन कर दिया गया, उसको शट कर दिया गया, और उसके बदले अब टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ और मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसको बढ़ाया गया. तो वो पूरा एज कहलाई, वो पूरा फ्रेज़ कहलाया हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. इस फ्रेज़ के अंदर जो एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन जो वर्ड है वो एग्रीकल्चर से लिया गया है. तो एग्रेरियन सोसाइटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है वो सोसाइटी जो कि फुल्ली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो डिपेंडेंट थी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए. जितनी भी सोसाइटी के मेंबर्स थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे,
वो एग्रेरियन सोसाइटी का ही पार्ट कहलाया। तो एग्रेरियन सोसाइटी भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती चली गई इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे एग्रेरियंस को, फार्मर्स को भी उसमें लिया गया इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनने भी अपना बहुत अच्छा खासा इनपुट दिया। तो इसीलिए ये एग्रेरियन सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म होती चले गए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और लोग डिपेंडेंट हो गए इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे ही। ये जो टाइम पीरियड था 1760 से लेके 1840 तक का जो टाइम पीरियड था, ये पूरा टाइम पीरियड जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक ह्यूज चेंज लाने के लिए, मतलब कि एक न्यू एरा इसने इंक्लूड किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, एक न्यू एज उसने कंट्रीब्यूट की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्योंकि इसमें ही हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती चली जा रही थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह मतलब बढ़ता चला जा रहा था। फैक्ट्रीज़ ओपन हो रही थी, मतलब कि अब जो हैंडमेड गुड्स थे वो बहुत कम ही अब प्रोड्यूस हो रहे थे। मोस्टली सारे के सारे मशीन मेड गुड्स का यूज़ किया जा रहा था, और जो मैन पावर थी उनको भी उसी में इंगेज किया जा रहा था। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल एज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की क्या सिचुएशन थी हमारी कंट्री में। सो डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले क्या सिचुएशन थी इंडिया में, मतलब कि ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी के ही इम्पॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं आपकी बुक में, उसके हिसाब से ही हर टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ताकि वो पूरी एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएँ, और आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन एबल टू राइट द आंसर ऑफ इट। सो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सिचुएशन थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले भी यूरोप में इंडस्ट्रियल गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल में की जाती थी। मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्री मेड गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल में की जाती थी। मींस ये गुड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग थे ओवरऑल यूरोप में, और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, डिमांडिंग हो गए। और ये जितनी भी प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज़ में नहीं की जाती थी, वो सारी प्रोडक्शन जो थी वो हैंडमेड प्रोड्यूस की जाती थी। मींस जितने भी मर्चेंट थे वो सब हैंडमेड प्रोड्यूसर से वो सारे गुड्स को बाय करते थे, और उसके बाद वर्ल्ड मार्केट में उसको सेल करते थे। और ये क्योंकि मर्चेंट्स और स्मॉल प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करते थे इंडस्ट्रियल गुड्स को, इसीलिए वो जो टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो टाइम पीरियड था, जिसमें ये छोटे छोटे स्मॉल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था, इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था मर्चेंट्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा हैंडमेड बनाया जाता था। इस पूरे स्टेज को, इस पूरे पीरियड को कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम या प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड। ओके, प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक पीरियड है जो इंडिकेट करता है वेरी फर्स्ट या तो अर्ली, बहुत ही पहले का शुरुआती तौर पे किया हुआ कोई भी काम, उसको कहते हैं प्रोटो। ओके, और इंडस्ट्रियल लगा है तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल एरा में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के समय पे जो सबसे पहले जो प्रोडक्शन हुआ, छोटी छोटी चीज़ों का जो प्रोडक्शन हुआ, जो कि मर्चेंट्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा हुआ, तो ये बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोडक्शन था, इसीलिए उसको प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड कहा गया। ओके, जब छोटे छोटे प्रोड्यूसर ने इंडस्ट्रियल गुड्स को हैंडमेडली बनाया, ठीक है, अपने हाथों से बना, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में ये बन नहीं रहा था, ये
मर्चेंट्स के द्वारा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये बनाए जा रहे थे। डियर स्टूडेंट, 17 और 18 सेंचुरी में जो ग्लोबलाइजेशन एंड पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, पॉपुलेशन आप जानते ही हैं, ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे और मर्चेंट्स थे वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी तो बढ़ेगी ना चीज़ों की। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण अगर बढ़ेगा, वर्ल्ड वाइडनेस, अगर प्रोडक्शन उस लेवल का वर्ल्ड वाइडली प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी सामान, तो मतलब कि उसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में जो मर्चेंट्स थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो उसको मीट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो मूव करना स्टार्ट कर दिए रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ के लोगों को सर्च करना, प्रोड्यूसर्स को सर्च करना, उनको एम्प्लॉयड करना उनने स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उनके आउटपुट को प्रोड्यूस करने में उनकी हेल्प कर सके। मतलब अर्बन एरियाज़ की जब डिमांड नहीं मीट कर पा रही थी तो वो लोग मूव करने लगे, सर्च करने लगे रूरल एरियाज़ में प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को, ताकि वो अपने साथ उनको इंगेज करके और कुछ अच्छा एक प्रोडक्शन कर सके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के सेटअप अच्छे से कर सके। इंडस्ट्रीज़ का सेटअप अच्छे से तभी हो सकता है जब उनके पास एक अच्छी मार्केट हो और वो अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, अपनी डिमांड को मीट कर सकें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह की सिचुएशन थी हमारी। अगर हम बात करें तो बिफ़ोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मर्स ने ये क्यों एक्सेप्ट कर लिया, वो रूरल एरियाज़ में थे, उनने अर्बन एरियाज़ के काम को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो ये उस टाइम पीरियड में जो पूरा लैंड सिस्टम था वो ओपन लैंड सिस्टम पे वर्क करता था रूरल एरियाज़ में। ठीक है, ओपन लैंड सिस्टम था, और वहाँ पे ओपन लैंड सिस्टम का ये मतलब होता है कि किसी का आधिपत्य नहीं था लैंड में, जो मर्जी जहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई, वैसे वैसे जितने भी रिच मर्चेंट्स थे, रिच ओनर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, लैंड्स को इंक्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब जो पुअर फार्मर्स थे उनके पास काम नहीं बचा, वो बेरोज़गार होने लग गए। इसीलिए पुअर फार्मर्स ने ये एग्री किया कि वो वर्क करेंगे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ, और धीरे धीरे देखते देखते रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, एक अच्छा मतलब कि एक बिज़नेस रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया।